Hello everyone, आप सबको मेरा नमस्ते and I hope all of you are doing well. CVD that is cardiovascular diseases जिसे हम heart related diseases के नाम से भी जानते हैं, ये WHO के हिसाब से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 17.9 मिलियन डेथ्स ग्लोबली CVDs की वजह से होता है. दैट इज़ 32% ऑफ डेथ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से होता है. इसके रिस्क फैक्टर दैट इज़ एक्सेसिव यूज़ ऑफ टोबैको हो गया, फिजिकल इनएक्टिविटी हो गई, ओबेसिटी हो गया एंड योर एयर पोल्यूशन एंड कुछ हद तक जेनेटिक्स भी होते हैं. इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे विद आवर गेस्ट टुनाइट डॉक्टर हेमंत नारायण हु इज़ अ लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट इन रांची. So without any delay, let's talk to Dr. Hemant Narayan. वेलकम सर, वेलकम टू थॉटफुल कॉन्वर्सेशन. और आपने एकदम आपका बिजी स्केड्यूल में आप इतना टाइम निकाल के आए और समय दिया, इसके लिए सो वेरी थैंक यू टू यू. एंड सर, ये मुझे आपको बोलना था कि आपका इंटरव्यू लेना, मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया था कि तुमने अगर नहीं लिया इनका तो तुमने किसी का नहीं लिया. ही इज ह्यूज फैन ऑफ योर्स. तो उनकी लॉन्जिविटी में जो है अभी जो भी है वो अभी है हेल्दी है, ऑल बिकॉज ऑफ यू. तो देयर इज अ बैक स्टोरी कि कुछ साल पहले मेरे हस्बैंड आए थे, जस्ट आपको विजिट करने के लिए आए थे. तो आपने मेरे फादर इन लॉ लेके आए थे एंड देन ही सेड, तो आपने मेरे फादर इन लॉ को देखा एंड यू सेड कि इनको ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा ज़रूरत है. एंड फिर आपने वो ब्लड टेस्ट वगैरह करने के लिए कहा एंड जो भी बाद में जो डिटेक्ट हुआ तो आपने रेफ़र किया था किसी और डॉक्टर को. तो ही इज़ लाइक कि देख के पहचान लेते हैं. सो आर यू द टॉप कार्डियोलॉजिस्ट इन रांची, shall I say? Right now? I don't think anybody is a top cardiologist. Different people have their different abilities. उनकी अपने deficiencies और positive points हैं. मेरे अपने कुछ positive points हैं, which I can say makes me different from others. So those are some good things The about patients, the patients who speak about you, they say that you are the top one. It's great of them. It's their blessing which comes to me. I will not like to call myself a top cardiologist. Okay. Just trying to be a good human being. That's it. सर, सबसे पहले हार्ट के बारे में बात करते हैं कि हार्ट की जो फिजियोलॉजिकल एज होती है वो क्या होती है. क्रोनोलॉजिकल एज मतलब आप का डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके हिसाब से आपका क्या एज है. ये तो हुआ आपका क्रोनोलॉजिकल एज. यस. नाउ आपके हार्ट का कंडीशन कैसा है. देयर कैन बी अ पर्सन 60 साल की उम्र है बट वो इतना फिजिकली फिट है, उसका हार्ट उतना ही फिट है जितना एक 50 साल के इंसान का होना चाहिए. द क्रोनोलॉजिकल एज इज 60 बट हिज फिजियोलॉजिकल एज इज 50 एंड इट कैन बी वाइस वर्सा. उल्टा भी हो सकता है. कोई 50 साल का है बट वो उसको डायबिटीज़ है, स्मोक करता है, हाइपरटेंशन है, ख़राब लाइफस्टाइल है. इन सब की वजह से उसका फिजियोलॉजिकल एज, उसका हार्ट उस कंडीशन में है जितना कि एक एवरेज 60 इयर्स के आदमी का होगा. तो उसका हम कहेंगे फिजियोलॉजिकल एज इसका 60 है. 60 है. दो हिज क्रोनोलॉजिकल एज डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसका एज 50 है. तो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? आपने अभी जैसे बोला लाइफस्टाइल, एंड व्हाट आर अदर फैक्टर्स यू थिंक दैट इज रिस्पांसिबल. सो देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच आर मॉडिफाइबल, जिसके बारे में आप कुछ कर सकते हैं, और कुछ जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते. जेनेटिक्स होते हैं. राइट. जैसे एक हुआ जेनेटिक. आपकी फैमिली में किसी को कम उम्र में हार्ट अटैक की हिस्ट्री है. जैसे कोई फीमेल जो आपसे रिलेटेड हैं, बहन हो, बुआ हो, माँ हो, तो ये इन्हें अगर 65 से कम की एज में हार्ट अटैक हुआ है. कोई मेल जो आपसे रिलेटेड है, आपका ब्रदर हो सकता है, आपके मामा, आपके नाना, आपके फादर, इनमें से कोई भी 55 से कम की उम्र में हार्ट अटैक हुआ है, तो हम कहते हैं इन्हें हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ अर्ली कोरोनरी आर्टरी डिजीज. दूसरी भी जो हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं, जैसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जिसमें हार्ट कमज़ोर हो जाता है, इनमें भी जेनेटिक कंपोनेंट है. तो जेनेटिकली आप वल्नरेबल हैं, प्रीडिस्पोज्ड हैं हार्ट की बीमारियों के लिए. ये हुए एज है. एज बढ़ेगा
तो हार्ट के की बीमारियों का चांस बढ़ेगा. तो एज, जेनेटिक्स, दीज आर नॉन मॉडिफाइबल. बट ऑन द अदर हैंड स्मोकिंग है फुल्ली मॉडिफाइबल. स्मोकिंग आप बंद कर देते हैं, हार्ट की बीमारी का चांस घट जाता है. हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोलेस्टेरॉल, ये सब पार्शियली मॉडिफाइबल हुए. ओके. कोलेस्ट्रॉल की अधिकता जेनेटिक हो सकती है, खाने पीने से रिलेटेड हो सकती है. तो खाने पीने में, फिजिकल एक्टिविटी में परिवर्तन करके, मेडिसिन्स प्रॉपरली लेके आप हाइपरटेंशन को, डायबिटीज़ को और डिसलिपिडीमिया मतलब खराब कोलेस्ट्रॉल की अधिकता को कंट्रोल कर सकते हैं. सो दीज आर पार्शियली मॉडिफाइबल. देयर आर सम विच आर कंप्लीटली मॉडिफाइबल and some which are not modifiable like genetics. तो जेनेटिक्स अगर किसी का है तो फिर वो शुरुआत से ही थोड़ा बहुत प्रिकॉशन ले सकते हैं कुछ हद तक कि डिले हो उनके कॉम्प्लिकेशंस. राइट. सो जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं उन्हें कुछ ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा. ओके. उन्हें अपने आप में मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को ना दें, वो स्मोकिंग ना करें, वो खान पान की अधिक सावधानी बरतें. उन्हें फिजिकल एक्टिविटी सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, उन्हें इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा समझना पड़ेगा. ताकि जेनेटिक को तो चेंज नहीं कर पाएंगे, अपने जेनेटिक फैक्टर्स को या जेनेटिक्स को, लेकिन बाकी जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं उसको तो वो ना डेवलप करने दें. नंबर 1. नंबर 2, यूं तो हम कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति 40 की उम्र पहुंचे तो हर साल कम से कम एक बार कार्डियक चेकअप करा ले, जिसमें After the age of 40. राइट, जिसमें मैं कहूँगा कि कोलेस्ट्रॉल का चेक, शुगर का चेक, ब्लड प्रेशर का चेक, ईसीजी, टीएमटी, एक डॉक्टर से कंसल्टेशन ये कर ले. लेकिन अगर आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं या आप में कोई और रिस्क फैक्टर है जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, खराब कोलेस्ट्रॉल की अधिकता, तो या आप स्मोक करते हैं या आपको कोई भी इस तरह के लक्षण हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाएं, अपना कार्डियक चेकअप कराएं और कोशिश करें कि कोई भी बीमारी है तो वो वक्त रहते पता चल जाए. सर ये बताइए, योगा एंड मेडिटेशन जो स्ट्रेस को थोड़ा बहुत मिनिमाइज कर सकता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है? हार्ट की हेल्थ को ये इम्प्रूव कर सकता है? Even for the genetics, those who are suffering from these ailments, genetically. So मेडिटेशन आपको वक्त देता है अपने हेल्थ के बारे में सोचने के लिए, पहली बात. दूसरी बात, जो इतने कॉन्शियस हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं कि वो मेडिटेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो दे आर ऑल्सो कॉन्शियस अबाउट देयर अदर लाइफस्टाइल चेंजेस. जो इतना वक्त निकालता है कि वो आधा घंटा मेडिटेट करेगा तो वो कुछ वक्त फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी निकालेगा, वो अपने खाने पीने पे भी ध्यान देगा, और कुल मिला के इन सब का एक पॉजिटिव इफेक्ट हेल्थ पे आएगा. ओके सर. तो आपने अभी जैसे बताया कि खाने पीने के लिए भी उसका भी ध्यान रखना है, तो किस टाइप का फूड लेना चाहिए ताकि हार्ट हेल्दी रहे, और ऑयल का क्या रोल प्ले करता है, कितना रोल प्ले करता है? तो खाने पीने को हम हार्ट के हिसाब से 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं जो हेल्थ के लिए अच्छी हैं. जैसे हरी साग सब्जियाँ, ताज़ा फल, बादाम, अखरोट जिसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, सी फूड, दही, ये सब चीज़ें हेल्थ के लिए अच्छी हैं. कुछ चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं, जैसे चावल, दाल, रोटी, मतलब गेहूँ, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं. और कुछ चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, जैसे प्रोसेस्ड फूड, डीप फ्राइड फूड, सैचुरेटेड फैट. सो ये चीज़ें खराब हैं. ओके. सो इम्पोर्टेंस अब आजकल घी का बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? घी का क्या, कितना इनटेक होना चाहिए? लोग आजकल रिप्लेस कर रहे हैं रिफाइंड ऑयल को बेसिकली कि अच्छा घी इज़ वेरी गुड, इसका अभी बहुत ज़्यादा हाइप में चल रहा है कि हाँ इट्स गुड फूड, हेल्थ फूड. राइट. Whenever you try to process things from their natural to unnatural forms, it is usually seen that it becomes harmful, though it may look good, smell better, but they turn more harmful. That has been always seen. जैसे वेजिटेबल ऑयल्स को डालडा में कन्वर्ट कर दें,
हाइड्रोजनेट। तो देखने में तो वो फिर देसी घी जैसा लगने लगता था, बट लॉन्ग टर्म पता चला नहीं, ये सब तो नुकसानदेह है। सिमिलरली फॉर वेजिटेबल ऑयल्स बीइंग रिफाइंड, तो रिफाइनमेंट के प्रोसेस में इसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो अनरिफाइंड मस्टर्ड ऑयल, अनरिफाइंड ग्राउंडनट ऑयल, अनरिफाइंड ओलिव ऑयल, ये सब हेल्थ के लिए अच्छा है। और देसी घी भी अगर उसे हम जलाएं नहीं, जला के उसको नुकसान ना उसमें कर दें, तो देसी घी भी 1 चम्मच सुबह शाम अगर ले एक एवरेज आदमी तो अच्छा है। देसी घी लाइक कैसे, मतलब सब्जी में डालो या रोटी में डालो हाँ, या उसको कच्चा जलाना नहीं है, कुछ उसको लोग उसको जलाना नहीं, फ्राई कर देते हैं, फ्राई अगर उससे पूरियाँ कर दें, उसमें तलना शुरू कर देते हैं लाइक दैट, नहीं तो नहीं इट्स नॉट गुड नो, फॉर। दैट इज नॉट गुड। ओके, डीप फ्राइड आजकल फूड, तो ऑलिव ऑयल भी बीच में शुरू हो गया था कि अच्छा हम तो हेल्दी ऑयल ले रहे हैं, ऑलिव ऑयल में भी पूरियाँ फ्राई होनी शुरू हो गई थी। नहीं, if you deep fry, some changes come which are they are not good for general health. ओके, दैट बिकम्स ट्रांस फैट और समथिंग लाइक दैट। ट्रांस Right. फैट क्या So होता है? cis is good. Cis fat, they are good fats. Trans fat जो डीप फ्राई करने से जो उसमें चेंजेस आ जाते हैं, तो ट्रांस फैट्स, देयर आर फैट्स आर categorized into two: cis fats and trans fats. Cis fats, they are good for health, Okay. and trans fats, they are bad. यस सर। So fats can be cis fats. Cis fats are good for health, and trans fats, they are bad for health. ओके सर। सो ट्रांस फैट जैसे लेज वगैरह चिप्स के पैकेट वगैरह में हाँ, है, वो सब बच्चों तो को बचपन से ही दे नहीं, दिया नहीं, नहीं, जाता है। बहुत बहुत बुरी चीजें हैं। एंड कहा जाता है इसकी वजह से जैसे 12 साल की उम्र में ही बच्चों के अंदर ब्लॉकेजेस बनना शुरू हो जाते हैं, इज दैट ट्रू? not just blockages, these things can lead to development of diabetes, these things can lead to development of hypertension in childhood, these things lead to obesity ओके, in children. Children. And all these things together will not just predispose to blockages and other heart diseases, but also multiple other diseases, right? Okay. So this kind of food, it is particularly the responsibility of parents that their children do not get into habit of हैविंग ऑल दीज काइंड ऑफ these जंक things. फूड्स हाँ, बेसिकली। तो ये नॉर्मल कॉस्ट क्या आता है हार्ट ट्रीटमेंट का अगर करवाना हो? अब इंडिया में हर तरह का ट्रीटमेंट हर कैटेगरी के लिए अवेलेबल है, राइट? सो फॉर एग्जांपल एक एंजियोप्लास्टी स्टेंट अगर आपको लगवाना है, तो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या चैरिटेबल हॉस्पिटल में it can be done from as little as free of cost to as much as say 1 lakh. In a private hospital, the cost can be anything upwards of 1,50,000 to anything. And Okay. bypass, for example, आप bypass गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 1 लाख में भी हो सकता है, चैरिटेबल हॉस्पिटल में और कम में या फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है, और किसी बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में बाईपास का कॉस्ट 10 लाख भी हो सकता है। सर जैसे किसी को रिकमेंड कर दिया, एक बार हम चेकअप कराने गए कोई भी डॉक्टर से और वो कह दिया कि बाईपास करना होगा या स्टेंट लगाना होगा समटाइम्स, तो क्या सेकेंड ओपिनियन के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाया जाए? समटाइम्स क्या होता है कि लोग अवॉइड करते हैं, फिर भी वो 5-6 साल तो रह जाते हैं, तो वो कितना कब देखना है, पता लगे कि ये ज़रूरी है और कब सेकेंड ओपिनियन के लिए जाया जाए? आपको क्या लगता है सेकेंड ओपिनियन का के बारे में आप क्या सोचते हो? देखिए, now everybody needs to educate oneself about Yes. these diseases. ओके सर। It should be part of school curriculum. One. Hmm. Two, if you doubt, if you have doubts, you should definitely seek a second opinion. No, nothing wrong. But sometimes it is an emergency situation, Okay, sir. like To acute heart differentiate attack, between the emergency situation and the acute heart attack. okay. Even in those times, you can record the video and share it with some cardiologist you have faith in, and have a second opinion. But at times you don't have minutes, even Yes, sir. you don't have even minutes to Okay, sir. take decision, and then you have to
You should rather take a wrong decision than take no decision. Acute heart attack है और आपने उसको emergency डिले कर situation. दिया, आपने अपना परमिशन नहीं दिया कार्डियोलॉजिस्ट को टू गो अहेड विद द प्रोसीजर, तो फिर नुकसान हो जाएगा. फिर आप एक या 2 घंटे इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तो जा सकते हैं, अदरवाइज अगर emergency नॉर्मल. है, if it is emergency, Yes, acute sir. heart attack, यस सर. you don't have the time and you should not waste your time Waste your taking a time. second opinion. यूथ में हार्ट अटैक का प्रॉब्लम बहुत बढ़ रहा है, स्पेशली लोग बोल रहे हैं आफ्टर वैक्सीनेशन की वजह से. तो व्हाट डू यू थिंक कि इज इट अ ट्रूथ या ये मिथ है, क्या है आपको क्या लगता है? During the 2020-21, we saw a lot of patients who were unexpectedly having blockages and heart attacks, ओके सर. जिसमें हमें नहीं लगता था इसको होना चाहिए, बट हार्ट अटैक था. और कई ऐसे पेशेंट्स आए जिनमें हार्ट अटैक था और फिर कुछ लक्षणों की वजह से हमने कोविड सस्पेक्ट किया और निकला, और उनके ब्लॉकेजेस भी कुछ दूसरों से अलग थे, उनमें खून का थक्का ज़्यादा होता था. बट लॉन्ग टर्म में वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक, आई हैव सीरियस डाउट्स अबाउट इट बीइंग ट्रूथ. नहीं तो बहुत लोगों को हो जाता है. अभी रिसेंटली जैसे सिद्धार्थ शुक्ला का भी हुआ, हजारीबाग में भी अभी जो फिटनेस टेस्ट देने के लिए कुछ यूथ्स 15+ यूथ्स गए थे, तो दे डाइड ऑन स्पॉट. तो वो हार्ट रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स थे. तो सब See- एक्यूज कर रहे हैं कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस, इट्स होक्स आई गेस. Sudden death when indulging in unaccustomed aggressive physical activity फिजिकल एक्टिविटीज. can be related to heart and not exactly heart attack. ओके. ब्लॉकेजेस होना खून की नलियों में और उसकी वजह से खून की नली अचानक बंद हो गई और हार्ट का एक पार्ट नेक्रोज हो गया, माइकार्डियल इंफार्क्शन जिसे कहते हैं, वो हुआ, वो तो हार्ट अटैक हुआ. ओके सर. बट हार्ट के कई ऐसे कंडीशंस होते हैं लाइक हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी एंड अदर मेनी हार्ट कंडीशंस which can predispose you to sudden cardiac death or sudden death during aggressive physical activity, and that is not exactly heart attack. It is Okay. sudden death due to a heart problem, but not exactly heart attack. So when you are indulging in physical activity, first it is preferable to get yourself checked up for any kind of cardiac disease. Number 1. Number 2, आप अनअकस्टम्ड अग्रेसिव फिजिकल एक्टिविटी अवॉइड कीजिए. दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि कितना वर्कआउट करना चाहिए, लिमिटेशन क्या है, और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस का हिट बोलते हैं, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग 15 मिनट्स का एक अग्रेसिव एक्सरसाइज है, तो ये कितना सही है लोगों के लिए? फर्स्ट यू हैव टू दे जस्ट आर इन अ रश टू लूज देयर वेट कि हमको एकदम फिट होना है, रेलेवेंट होना है, उसकी वजह से ये ज़्यादा अग्रेसिव एक्सरसाइजेस को ये फॉलो करते हैं. तो ये कितना सही है, कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, लिमिटेशंस क्या होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेट अकस्टम्ड. आप पहले दिन फिजिकल एक्टिविटी आपने शुरू किया और आप चाहेंगे कि आप आधे घंटे दौड़ लगा दें, थोड़ा थोड़ा इंटेंसिटी. तो आप 10 साल पहले आप 22 साल के थे, आज आप 32 साल के हैं, और 32 साल में आपको याद है आपका वो 22 साल वाला फिटनेस, और उस हिसाब से आप शुरू कर देंगे. तो दैट कैन लीड टू एडवर्स इवेंट्स. You have to, if you are say 30+ and you are planning aggressive physical activity, get your ECG done, right? Okay. Get your some doctor to check your BP. You may not be knowing, and your BP blood pressure may be 160 or 170 by say 100 or 120. You don't get your BP checked and you have some cardiac issue. So if you are 30+ and plan aggressive physical activity, get your blood pressure checked, get your ECG done. 1, 2, when you start your physical activity, you should start with, for example, 5 minutes of walk. After that is okay. 10 दिन के बाद 10 मिनट कर दिया, 20 दिन के बाद 20 मिनट, तो gradually, and it should be as tolerated. Don't test your limits. Okay. Don't exhaust yourself. फिजिकली थक के निढाल हो गए, सांस फूल गया, उससे पहले रुक जाइए. ब्रीदिंग इश्यूज जहां आपने फील किया, then you must stop. हाँ, yes. Don't test your limits. अब आप थक गए, आपको लगता है रुक जाना चाहिए,
और फिर भी आप चल रहे हैं, मतलब दौड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो ये बताइए कि कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर, इसमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, इस सवाल पे मैं आऊंगा। पहले मैं ये भी कह दूं कि ये जो जिम में बच्चे Yes, ज्वाइन कर रहे हैं, एडल्ट ज्वाइन कर एंड रहे सर हैं, ये भी मुझे बताइए कि जो स्मोकिंग और वेपिंग कल्चर है आजकल आजकल ऑर्गेनिक के नाम पे वो ओकरा का भी बना के वो लोग स्मोक करना शुरू कर देते, तो ये कितना सही है? आप यूथ को क्या एडवाइस देना चाहेंगे विद दैट सर? राइट? सो जिम में जो सप्लीमेंट्स लेने का कल्चर, इट शुड नॉट बी देयर। ओके, गुड हेल्दी फूड दैट प्रोटीन is शेक enough. यू आर रेफरिंग टू? No, द no, प्रोटीन yes. शेक्स? Any kind of supplements is bad. Take the foods in their natural form. ओके सर. One. Two, vaping, smoking of anything is always bad. Smoke is not something to be ingested in any form. Thirdly, your question regarding cardiac arrest, heart attack, and cardiac failure. यस सर. तो हार्ट अटैक का मतलब हुआ कि हार्ट को जो खून की नलियां ब्लड सप्लाई कर रही हैं उसमें कोई रुकावट आ गया, और हार्ट का जो हिस्सा, जिस हिस्से को उस खून की नली से सप्लाई मिल रहा था, वो हिस्सा मर गया। ओके. बिकॉज उसको खून नहीं मिला तो ऑक्सीजन भी नहीं मिला, तो वो हार्ट का हिस्सा वो मर गया। दैट इज हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट इज सेजेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। किसी भी वजह से हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, हार्ट रुक गया, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। That Heart is the attack- final stage, मतलब cardiac Yes, that arrest is the क्या? final stage of any death. Okay. And heart attack can be one cause of cardiac arrest. Okay. sir. Third is cardiac failure. Heart is a muscle. It is supposed to pump blood, and through blood it is supplying oxygen and nutrients to all parts of body. That is its primary job. Now, if heart is failing in this primary job of supplying sufficient blood to the different organs so that they get sufficient nutrition and oxygen, that is cardiac failure. हार्ट फेलियर लाइक Heart सर failure, ये cardiac तो हार्ट फेलियर क्या एजिंग प्रोसेस, एजिंग की वजह से भी होता है? क्या है उसका रीजन, क्या है No, बेसिकली? aging per se is not a cause of cardiac failure. Cardiac failure is a final outcome ओके. of many cardiac diseases. Now that can be heart attack, हार्ट की खून की नलियों में ब्लॉकेजेस हुए और हार्ट को सफिशिएंट सप्लाई नहीं मिला ब्लड का, उसको Okay. खुद भी तो ब्लड चाहिए, एंड देयर आर आर्टरीज व्हिच आर सप्लाइंग टू हार्ट इटसेल्फ, सप्लाइंग ब्लड टू हार्ट इटसेल्फ। If the heart is not getting enough blood supply and therefore not enough nutrition and oxygen, it will grow weak over a period of time. ओके. So that is one cause for cardiac failure. Heart can have normal blood supply and still go weak because of disease of muscle. So that can be another cause of cardiac failure. Alcohol and so many other toxins can be a cause of cardiac failure. Infections, viral infections can be a cause of cardiac failure. ओके. So cardiac failure is inability of the heart to pump enough blood or oxygen to the body because of multiple basic processes. One of them is coronary artery disease या blockage in the coronary arteries. ओके सर. ये हार्ट ब्लॉकेजेस जो होते हैं, आप बोल रहे थे, क्या होता है, क्यों होता है? तो हार्ट, जैसा मैंने बताया, एक पंप है जो ब्लड पंप कर रहा है पूरे बॉडी में, ओके. लेकिन इसे खुद भी ब्लड चाहिए सरवाइव करने के लिए, फंक्शन करने के लिए। तो आर्टरीज निकलती हैं और ये आर्टरीज हार्ट को ही सप्लाई करती हैं ब्लड, और ब्लड से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। तो बिकॉज ऑफ सम रीजन, बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स और स्मोकिंग और हाइपरटेंशन और एलिवेटेड बैड कोलेस्ट्रॉल्स और एजिंग प्रोसेस, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है हार्ट की खून की नलियों में जमने लगे, थोड़ा जमेगा 10% 20%, तो वो ब्लॉकेज सफिशिएंट नहीं होगा ब्लड सप्लाई को कम करने के लिए। लेकिन जब ये 70% से ज्यादा होगा तो जब डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई नहीं बढ़ेगा, सप्लाई नहीं और चलने फिरने में सांस फूलेगा, या सीने में भारीपन आएगा, या सीने में जलन होगा, या डकार हो सकता है, अपर बैक में पेन हो सकता है। तो ये तो हुआ एंजाइना। अगर किसी वजह से ब्लॉकेज जो 30, 40, 50% ही था या 70% था और वो 100% हो गया, तो जो हार्ट का हिस्सा उस खून की नली से, जिस हिस्से को खून मिल रहा था, उसे अब खून नहीं मिलेगा। खून नहीं मिलेगा
तो इट विल नॉट गेट न्यूट्रिशन ऑन ऑक्सीजन एंड इट विल डाई, एंड दैट इज हार्ट अटैक. Okay, sir. Right? So there are three big arteries with many branches supplying blood to different parts of heart. Blockages in one of these arteries can cause angina if it is 70%, 80%. If it is 100%, Then it may lead to heart attack. Okay. But there can be situations where the blockage is 100%, but the other arteries are supplying blood to this part and helping it to survive. Okay. So that is also result in angina. तो सर ये साइलेंट अटैक इसी टाइप में हो जाता है? साइलेंट हार्ट अटैक इज डेथ ऑफ पार्ट ऑफ माइकार्डियम, हार्ट के मसल का डेथ, जिसका जो टिपिकल लक्षण है सीने में दर्द वो ना हो, तो हम उसे कहते हैं साइलेंट हार्ट अटैक. ऐसा होता है आमतौर पे एजेड लोगों में या डायबिटिक्स में. Okay. तो इसमें हार्ट अटैक हुआ, सीने में दर्द या जलन नहीं हुआ, लेकिन हार्ट अटैक होगा तो हार्ट तो कमजोर होगा, तो दूसरे कुछ लक्षण आएंगे, जैसे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगी, सांस फूलने लगा, और तब आप डॉक्टर के पास गए तो वो आपको बताएगा आपको तो हार्ट अटैक हो चुका है. तो मुझको तो पता नहीं चला. ऐसा इसलिए नहीं पता चला क्योंकि जो सीने में दर्द था, जलन था, वो नहीं हुआ. बट हार्ट अटैक के बाद हार्ट कमजोर हुआ और उसके कोई दूसरे लक्षण जैसे सांस फूलना या कमजोरी या मूर्छा, सिनकपी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इस रूप में वो आता है, और डॉक्टर फिर बताते हैं आपको ईसीजी करने के बाद कि आपको तो हार्ट अटैक हुआ है, पता नहीं चला आपको. आपने अभी सर सिम्टम्स के बारे में बताया कि अपर बैक पेन होता है, और क्या क्या सिम्टम्स है, जैसे हमें पता चले कि ये पर्सन प्रोन है और हमारा हार्ट हेल्दी है कि नहीं है, वो भी कैसे पता चले सर? राइट. तो लक्षण जो होते हैं हार्ट अटैक के, सीने में दर्द, सीने में जलन, सीने में भारीपन, और ये दर्द बाएं तरफ हो सकता है सीने में, सेंट्रल चेस्ट में हो सकता है, दाईं तरफ हो सकता है, पूरे सीने में हो सकता है, लेफ्ट आर्म में जा सकता है, ठुड्डी में जा सकता है, या अपर बैक में पेन हो सकता है. ओके. ये तो ये तो टिपिकल लक्षण हुए. इसके अलावा कुछ लोगों में एंजाइना का लक्षण दर्द नहीं होता है बल्कि डकार होता है या सांस फूलना होता है. लोग जैसे एसिडिटी समझ के भी थोड़ा इग्नोर कर देते हैं. हाँ. राइट. या थकान. तो अगर आपको डकार होते हैं और चलने फिरने से डकार होते हैं तो समझ जाइए कि ये गैस नहीं है, ये एंजाइना है. ओह. ये हार्ट के ब्लॉकेजेस का लक्षण है. तो सीने में दर्द, भारीपन, जलन, ये तो टिपिकल है. लेकिन जो एटिपिकल हैं, जो क्लियर कट नहीं होता है बट आपको डाउट करना चाहिए, वो है चलने फिरने में सांस फूलना, या चलने फिरने में अनड्यू फटीग, पहले जितने में थकान नहीं होती थी उतने में थकान होने लगी, या डकार. ओके. डकार आना, मतलब खाना खाया नहीं खाया, वो एसिडिटी वाली फीलिंग हमेशा जैसा लगे रहे. हाँ, और सीने में जलन भी होता है तो उसे भी लोग कई बार गैस समझ लेते हैं. या ओके. हाँ, ये नॉर्मली लोग करते हैं. सो देयर आर मेनी पेशेंट्स, कई बार मिलते हैं लोग जो 4 दिन 5 दिन तक गैस समझ के इलाज करते रहते हैं, उसके बाद काफी देर से हमारे हो जाती है. राइट. ये नॉर्मल चेस्ट पेन जैसे हुआ आपने अभी जस्ट बताया, और ये हार्ट अटैक वाला पेन, उसकी सीवियरिटी में कुछ डिफरेंस है क्या सर? जो चेस्ट पेन होते हैं, जो नॉन कार्डियक चेस्ट पेन है, उसमें जो कॉमन चेस्ट पेन होगा जैसे मसल एंड बोन का चेस्ट पेन, तो मूवमेंट, जैसे आप बॉडी को ट्विस्ट कर रहे हैं, पेन हो रहा है, सांस ले रहे हैं, उससे पेन हो रहा है, या दबाने से पेन हो रहा है कहीं पे, तो ये पेन आमतौर पे कार्डियक नहीं होता है. दबाने से पेन हो रहा है तो मसल एंड बोन का पेन ज्यादा चांस है. ट्विस्ट करने से बॉडी अगर पेन हो रहा है तो मसल एंड बोन का ज्यादा चांस है. डीप ब्रीदिंग से हो रहा है तो वो लंग्स के कवरिंग का या हार्ट के कवरिंग का इन्फ्लेमेशन हो सकता है. बट चलने फिरने से अगर दर्द होता है, चलने फिरने से भारीपन आता है, चलने फिरने से जलन होता है, तो ऑलवेज थिंक ऑफ हार्ट अटैक. अच्छा, वॉक करने से, ओके सर, वॉक करने से ही पता चले तो इससे आप एडवांस में पता लगा सकते हो. हार्ट अटैक अगर हो गया तो बैठे बैठे दर्द होगा. एंजाइना का पेन चलने फिरने से होगा और बैठने से ठीक होगा. एंजाइना मींस हार्ट. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ये हार्ट अटैक का और एंजाइना? आपने वर्ड मैंने बताया ब्लॉकेजेस अगर 70% है, ओके सर, तो चलने फिरने में डिमांड बढ़ेगा
सप्लाई नहीं बढ़ेगा क्योंकि ब्लॉकेज है. ओके. So this is called angina. Angina. Okay, Chest sir. discomfort or shortness of breath on exertion, which is relieved by rest, is angina. That is 70% blockages 70, जब हो 80, चुके 90% थे. ब्लॉकेज में Okay, एंजाइना okay, होगा. okay. बैठे बैठे अगर चेस्ट पेन हो रहा है और आराम करने से भी आराम नहीं मिल रहा है उस चेस्ट पेन में, 20 मिनट से ज्यादा चेस्ट पेन रह रहा है, think of it being heart attack rather than angina, right? Okay. So consult a doctor. The best thing to do is consult a doctor, get an ECG done as early as possible, and if the doctor suggests, then definitely go to the cardiologist. So ये CT angiogram Mhm. और ECG, आजकल कहते हैं कि ECG is not very effective, CT angiogram करा लीजिए. सर ये क्या ऑप्शन है ECG का, या ECG कब कराना चाहिए और CT angiogram के लिए कब जाना चाहिए? Right. So ECG बेसिक टेस्ट है जो इजीली अवेलेबल है, सस्ता है. तो ECG तो कराना ही चाहिए. ECG जो इन्फॉर्मेशन देगा वो CT एंजियोग्राम से नहीं आएगा या किसी और टेस्ट से नहीं आएगा. ECG कैन बी नॉर्मल. तीनों आर्टरीज में अगर ब्लॉकेजेस हैं 90% भी, तो भी ECG बेसलाइन ECG नॉर्मल हो सकता है. बेसलाइन एकोकार्डियोग्राफी भी नॉर्मल हो सकता है. जहां हमारा इंडेक्स ऑफ सस्पिशन हाई होता है कि नहीं इसको तो ब्लॉकेज है उसके लक्षणों के हिसाब से, तो वहां तो हम कहते हैं इन्वेजिव एंजियोग्राफी कराइए, जो कैथ लैब में कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं. जहां हमारा इंडेक्स ऑफ सस्पिशन बहुत हाई नहीं होता है, लगता है इसको हो भी सकता है ब्लॉकेज, नहीं भी हो सकता है, और हमारा ECG या एको क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो हम उसे ट्रेडमिल के लिए सब्जेक्ट करते हैं या फिर सीधे हम उसका सीटी स्कैन एंजियोग्राफी के लिए कहते हैं. तो सीटी स्कैन एंजियोग्राफी का एडवांटेज ये है कि नॉन इन्वेजिव है. वो एक एक्सरे की तरह टेस्ट है जिसमें एक इंजेक्शन देते हैं, डाई देते हैं और सीटी स्कैन कर लेते हैं. तो ये हमें एक इंफॉर्मेशन देता है कि ब्लॉकेजेस हैं कि नहीं. है कि नहीं एग्जैक्ट, और ECG उतना एग्जैक्ट है या नहीं ये डिपेंड करेगा मशीन कितनी अच्छी है और जो रिपोर्टिंग करने वाला है वो कैसा है. तो सीटी एंजियोग्राफी थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है इस सेंस में, बट अगर मशीन अच्छी है, रिपोर्ट करने वाला अच्छा है, तो सीटी एंजियोग्राफी काफी हाई एक्यूरेसी है. ये ट्राइग्लिसराइड्स का भी बहुत सुनते हैं. राइट. और दूसरी बात ये ट्राइग्लिसराइड्स जो है विमेन में ज़्यादा पाया जाता है, आई गेस दोज हु आर कुकिंग और खाना बनाते बनाते वो ज़्यादा नॉर्मल चूल्हे के ऊपर वर्क कर रहे हैं, प्रोटेक्शन ज़्यादा नहीं यूज कर रहे, कवर नहीं कर रहे. सच्चाई नहीं. ट्राइग्लिसराइड्स भी एक तरह का बैड कोलेस्ट्रॉल ही कहा जा सकता है, जो ऑयल से आता है. तो इफ यू आर टेकिंग ट्रांस फैट के बारे में आप बता रहे हैं. ट्रांस फैट इज बैड फैट, और ट्राइग्लिसराइड जब हमारे जो लिपिड प्रोफाइल हम कराते हैं तो उसमें ट्राइग्लिसराइड होता है. तो सैचुरेटेड फैट अगर आप ले रहे हैं या फैट को किसी भी तरीके से ले रहे हैं तो ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ सकता है. ऑल्सो इट कैन बी जेनेटिक. दो हम जो फोकस करते हैं, हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल का कंपोनेंट है जिसमें हम ट्रीटमेंट के टाइम में फोकस करते हैं, वो है LDL. और ट्राइग्लिसराइड जब 400 से ज्यादा हो जाता है तो हार्ट की बीमारियों के अलावा ये पैंक्रेटाइटिस कॉज कर सकता है. और पैंक्रेटाइटिस एक खतरनाक बीमारी है जिसमें 25% तक डेथ हो सकता है. सो हाई ट्राइग्लिसराइड इज नॉट गुड, बट ट्राइग्लिसराइड के लिए नॉर्मली अगर 400 से नीचे, तो हम वही दवा जो नॉर्मल LDL कोलेस्ट्रॉल को ट्रीट करने के लिए देते हैं वही देते हैं. जब 400 से ज्यादा ट्राइग्लिसराइड होता है तो हम उसके लिए सेपरेटली अलग से मेडिसिन देते हैं. एंड हार्ट की बीमारियों के अलावा ट्राइग्लिसराइड्स का हाई होना पैंक्रेटाइटिस के लिए प्रीडिस्पोज कर सकता है. ओके सर. तो आपने बोला कि एक LDL होता है और एक HDL होता है. दीज आर द टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स. व्हिच वन इज बेटर? और क्या वो जो बेटर कोलेस्ट्रॉल है उसको भी बढ़ाना सही है कि लोग उसमें भी लग जाते हैं? दैट इज कोलेस्ट्रॉल इज आफ्टर ऑल अ कोलेस्ट्रॉल. तो कितना सही है और क्या रेंज होना चाहिए? HDL इज गुड कोलेस्ट्रॉल इन दैट जो गुड कोलेस्ट्रॉल है HDL, ये कोलेस्ट्रॉल को जैसे फॉर एग्जांपल प्लाक्स से लेके और दूसरे ऑर्गन्स में डिपॉजिट कर देता है. ये बचाव करता है गुड कोलेस्ट्रॉल, HDL कोलेस्ट्रॉल अगेंस्ट ब्लॉकेजेस. LDL कोलेस्ट्रॉल इज बैड कोलेस्ट्रॉल, ये ब्लॉकेजेस को बढ़ाता है. HDL कोलेस्ट्रॉल हम चाहते हैं विमेन में 55 से ऊपर हो, 55 से ज्यादा हो, और मेन में 45 से ज्यादा हो. गुड कोलेस्ट्रॉल.
गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए मेडिसिन नहीं, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए बेसिकली हमें लाइफस्टाइल पे फोकस करना चाहिए, जिसमें दो चीजें आती हैं, डाइट और फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी। तो अगर आप हरी साग सब्जियां 4 से 5 बार लेते हैं, फ्रेश सीजनल फ्रूट्स लेते हैं 4 से 5 बार, आलमंड वॉलनट्स जैसे ड्राई फ्रूट्स लेते हैं फॉर एग्जांपल 60 ग्राम डेली, और आधा से 1 घंटा अग्रेसिव फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो ये आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हेल्प करता है। 7 से 9 घंटे की नींद भी बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए। 7 to 9 hours ऑफ स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कार्डियक हेल्थ। सो ये एक रिसेंटली एक डॉक्टर ऑर्निश हैं, उन्होंने डॉक्टर डीन ऑर्निश, उनकी एक स्टडी थी रिवर्सिंग द हार्ट डिजीज विदाउट ड्रग एंड सर्जरी। तो जेनेटिक्स के अलावा ये पॉसिबल है कि हार्ट का जो एलिमेंट्स है, जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, ये रिवर्स किए जा सकते हैं? देखिए, एज फार एज ब्लॉकेजेस आर कंसर्न, वी नो दैट with the best of medicines you can't reverse the blockages, you can make it 70% को आप 69% ला सकते हैं, 68% ला सकते हैं, आप उसको ड्रेस्टिकली ख़त्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लाइफस्टाइल हैं या मेडिसिन्स हैं, तो इनके हेल्प से आप स्टेबल पेशेंट्स जो हैं जिनका अक्यूट हार्ट अटैक नहीं है, अक्यूट हार्ट अटैक में इस सबका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, तब तो आपको तुरंत ऑपरेशन वगैरह का सोचना ही पड़ेगा, बट स्टेबल पेशेंट्स में ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने में और ब्लॉकेजेस को बढ़ने से रोकने में। सो दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइटरी चेंजेस एंड प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, बैड कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज एंड स्टॉपिंग बैड थिंग्स लाइक स्मोकिंग। ये चीजें आपके ब्लॉकेजेस को फटने से रोकती हैं। 30% ब्लॉकेज भी अगर होगा, अगर वो फटेगा तो हार्ट अटैक करेगा। ब्लॉकेजेस पॉसिबल है कि हो ही ना, कि होता ही है सबके अंदर? तो ऐसा है क्या कि ब्लॉकेजेस होंगे कुछ ना कुछ? नहीं, सब में तो नहीं होता है। हम बहुत सारे एंजियोग्राफीज करते हैं, इवन एट द एज ऑफ 60-70 a person can have normal arteries, normal healthy arteries. So it's not that blockages होगा ही होगा, but if you have a bad lifestyle, then blockages can start developing even in pre-pubertal age. मतलब बच्चा भी अपने 12, 13, 14 साल की उम्र से पहले ही ब्लॉकेजेस डेवलप करना शुरू हो सकता है। गलत खान पान और लाइफस्टाइल, इफ यू आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड, खान पान ठीक नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ब्लॉकेजेस 12-13 साल से कम की उम्र में ही हो सकता है शुरू हो जाए। एक स्टैटिस्टिक्स सर मैं देख रही थी कि इंडिया में 35 लाख पीपल जो है हर दिन, मतलब हर साल मरते हैं, मतलब 9,000 हर दिन मरते हैं। तो ये इंडिया में आपको क्यों लगता है कि ये ज़्यादा ये प्रॉब्लम है ओवरऑल कंपैरेटिवली, एंड साउथ एशियंस में ये प्रॉब्लम ज़्यादा पाया जाता है? राइट। सो ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि जो ब्लॉकेजेस हैं या हार्ट की बीमारियां हैं, वो इंडियंस में रिलेटिवली कम की उम्र में ही डेवलप कर जाती है। जो बीमारी यूरोपियंस में, अमेरिकन में 55 की एज में मिलती हैं आमतौर पे, हमारी कंट्री में 45 की एज में मिल जाती हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि दिस इज बिकॉज ऑफ बैड लाइफस्टाइल दैट वी हैव। वी आर नॉट गिविंग enough importance to physical activity or dietary changes, perhaps also our genes also, right? Perhaps genes and also the pollution is also the part, like comparatively pollution will definitely play a role. Pollution is just like smoking, so pollution will have its role. Pollution will make you age faster, but it's an established fact that Indians have the diseases 10 years earlier. वेस्ट में अगर कोई स्टडी चलती है, लाइक रिसेंटली वाइन के बारे में, इट्स वेरी गुड फॉर हार्ट, तो इंडियंस भी एक अनलिमिटेड अमाउंट में शुरू कर देते लेना, कि इट्स लाइक अल्कोहल के लिए कहा गया है कि इंडियंस के लिए एक ड्रॉप भी बहुत सही नहीं है। Right. तो what do you जो स्टडी हुआ था इंडियंस में, that showed that for Indians it does not hold true that taking alcohol in moderation is going to help them. But now even the Americans and Europeans in their latest studies are coming to the same conclusion that one must not start alcohol if somebody is not taking. Alcohol can lead to hypertension, alcohol can lead to other things, so it is best not to start. And if you are taking it and if you don't want to stop it, then take it in moderation.
ओके सर। मॉडरेशन विल हैव डिफरेंट डेफिनेशंस फॉर डिफरेंट पीपल। कोई जो इंडियन जो बिल्ड का आदमी है, जो यूरोपियंस होते हैं लंबे तगड़े होते हैं, हमारी बॉडी, उनका वेदर कंडीशन भी वैसे ही होता है, तो हमारे लिए जो मॉडरेशन है उसका डेफिनेशन कम हो जाएगा, नॉट मोर देन 30 ml, ओके सर। बट इट इज बेस्ट टू अवॉइड। अवॉइड। एंड वेज एंड नॉन वेज का भी रोल प्ले होता है सर, कि Right. विच डाइट यू थिंक इज बेटर, गुड फॉर हेल्थ? वेज और नॉन वेज तो मैं वैसा नहीं कहूँगा, जैसा मैंने बताया, रेड मीट के बारे में ज्यादा रेड कहा मीट जा रहा है, इज that बैड, must be avoided रेड ऐसा। मीट इज बैड, बट सी फूड, फॉर एग्जाम्पल हम लोग Yes. तो सी फूड को नॉन वेज में रखेंगे, बट सी फूड इज कंसिडर्ड टू बी गुड तो फॉर हार्ट। सो I'll not say veg or non-veg. It should be, if somebody is a vegetarian, then he should focus on taking lot of fresh fruits, fresh green vegetables, almond, walnut. ये इन चीज़ों पे फोकस करे, अनरिफाइंड फूड ज़्यादा खाए। और अगर नॉन-वेज में आप पूछते हैं क्या अच्छा है हार्ट के लिए या हेल्थ के लिए, तो सी फूड इज गुड। सी फूड इज गुड, ओके सर। तो ये बाईपास सर्जरी होती है, वो क्या है? स्टेंट कब लगता है? क्या ये प्रोटोकॉल्स हैं इस? ब्लॉकेजेस कहाँ है, कितने ब्लॉकेजेस हैं, और आर्टरीज किस तरह की हैं, इस पे डिपेंड करता है कि किस पेशेंट में बाईपास प्रेफर किया जाए और किस में स्टेंट लगाया जाए। आमतौर पे लेफ्ट मेन आर्टरी होती है, जिससे कि लेफ्ट की दोनों आर्टरीज निकलती हैं। इसमें खास करके डिस्टली अगर इसके अगले हिस्से में अगर ब्लॉकेज है, जो डिस्टल लेफ्ट मेन कहलाता है, और एनाटॉमी ऐसी है कि उसमें स्टेंट लगाने में आपको एक नहीं 2 स्टेंट लगाना पड़ेगा और पास पास लगाना पड़ेगा, तो उन सिचुएशंस में नॉर्मली हम प्रेफर करते हैं बाईपास। अगर लंबे स्टेंट लगाने पड़ गए, 60 मिलीमीटर का स्टेंट लगाना पड़ गया, और आपको लगता है कि बाईपास से इसका ज्यादा अच्छा नतीजा आएगा लॉन्ग टर्म में, तो फिर बाईपास। स्टेंट्स जो डिस्क्रीट लीजन्स होते हैं या लोकेशन ऑफ लीजन ऐसा होता है कि आपको लगता है इसमें स्टेंट अच्छा काम करेगा, तो उसमें स्टेंट लगाना चाहिए। और बाईपास भी जो आर्टीरियल ग्राफ्ट्स लगते हैं, वो भी 2 तरह से होता है, वीनस ग्राफ्ट्स, आर्टीरियल ग्राफ्ट्स। तो आर्टीरियल ग्राफ्ट्स विल गिव गुड लॉन्ग टर्म आउटकम, वीनस ग्राफ्ट्स का लॉन्ग टर्म आउटकम अच्छा नहीं होता है। तो इट इज नॉट दैट बाईपास इज बेटर और एंजियोप्लास्टी विद स्टेंट्स इज बेटर। It depends on the patient's anatomy. Severity of the anatomy कैसी है, severity नहीं, okay. ब्लॉकेज कहाँ है, किस लोकेशन में है। 95% ब्लॉकेज है, प्रॉक्सिमल एलएडी में ही भले हो, बट डिस्क्रीट है, तो यू कैन एक्सपेक्ट वेरी गुड लॉन्ग टर्म आउटकम विद अ स्टेंट, राइट। बट लेफ्ट मेन डिस्टल है, वो एलएडी लेफ्ट इंटर डिसेंडिंग, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स दोनों आर्टरीज को इन्वॉल्व कर रहा है, आपको 2 स्टेंट्स लगाने पड़ेंगे पास में, दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा ओवरलैप कर सकता है, तो उसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अनाटमी, पेशेंट की अनाटमी, जो ब्लॉकेज है कहाँ है, कितना है, किस जगह है, उसके ब्रांच कितने बड़े हैं, इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोटोकॉल, बाईपास बेटर है उसके लिए या स्टेंट। सर आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा कौन सा जेंडर अफेक्टेड होता है? It's wrong to think that women are not affected. After menopause, women and men are equally affected. The problem is women have atypical symptoms. So, you can miss disease in women. They don't have, जैसे chest pain बता रहा है कोई male, chest pain on exertion, you are 90% sure, 40 plus का है कि इसको blockage होगा. In women, you are not as sure. But also, ECG में women may be abnormal with no blockages, and the contrary may be correct. तो इसीलिए when treating women you have to be very careful. उनका tolerance level भी थोड़ा high रहता है, थोड़ा अपने ऊपर tolerance level का है या negligence level? They neglect themselves and even the family, because they are not complaining, they try to hide their symptoms. तो और somehow उनका ECG भी बिना ब्लॉकेज के भी एबनॉर्मल होता है और ब्लॉकेज में भी थोड़ा एबनॉर्मेलिटी होती है,
तो आप उसको मिस करते हैं. यू हैव टू बी मोर अग्रेसिव, यू हैव टू बी मोर केयरिंग व्हेन डीलिंग विद वीमेन. Yes. You should have lower threshold for more investigations in women. Okay, sir. आप ज़्यादा अग्रेसिव रहिए, जहाँ डाउट हो एंजियोग्राफी कर लीजिए. ओके सर. सर ये ड्रग्स जो घर में कौन सी दवाइयाँ रहें इमरजेंसी कंडीशंस के लिए, अगर घर में किसी को हार्ट अटैक आ गया तो सबसे पहला क्या प्रोटोकॉल करना है हॉस्पिटल जाने से पहले, और कुछ ड्रग्स होने चाहिए जो रहे जो और इजीली patient को दे अवेलेबल दिया जाए. है Yes. और जो रियली बेनिफिशियल है वो है डिस्प्रिन. हर जगह अवेलेबल भी है और वो बेनिफिशियल भी है. तो जहां लगता है कि ये हार्ट अटैक है तो एक डिस्प्रिन चबा के मुंह में रख लें. डिस्प्रिन. उसको निगलना नहीं है, चबा के मुंह में रख लें, चबा के. इट इज वेरी गुड. इमरजेंसी जैसे कि मुंह में डाल दिया. हाँ, और एंजाइना का अटैक अगर होता है तो उसके लिए एक सॉर्बिट्रेट जीभ के नीचे. बट एंजाइना मतलब चेस्ट पेन. मैं देखता हूँ कि किसी को चक्कर आ रहा है, सॉर्बिट्रेट मुंह में रख लेगा. मान लीजिए ब्लड प्रेशर लो है, आप सॉर्बिट्रेट रख लीजिएगा, ब्लड प्रेशर और फॉल कर जाएगा. सो डिस्प्रिन इज समथिंग विच इज रियली यूजफुल. गुड. इजीली अवेलेबल हो जाता है, हर जगह मिलता भी है. अपने घर में रखिए. अगर ऐसा कुछ लगता है तो डिस्प्रिन की एक गोली मुंह में चबा के रख लीजिए और डॉक्टर के पास रश कीजिए. अगर हार्ट अटैक है तो डिस्प्रिन डेफिनेटली इज हेल्पफुल, बट इट इज नॉट द सॉल्यूशन. उसके बाद आप हॉस्पिटल लेके चले जाएं. तो सीपीआर जो होता है वो भी किया जाता है, तो कैसा होता है, क्या प्रोसेस होता है? एक्चुअली हम इंडियंस को इतना अवेयरनेस नहीं है, स्कूल्स में भी सिखाया नहीं जा रहा है. राइट. तो मस्ट बी दैट इज अ ट्रेनिंग दैट एवरी सिटीजन शुड हैव. मस्ट हैव. सो बेसिक सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, इसके बेसिक स्टेप्स जो हैं ये हर सिटीजन लेमैन को भी आना चाहिए. ये इमरजेंसी सिचुएशन में उस वक्त लाइफ को सेव करने में हेल्प करेगा. और जब तक मेडिकल अटेंशन नहीं मिलता है तब तक के लिए अगर पेशेंट सरवाइव कर जाए तो फिर मेडिकल अटेंशन से उसकी जान बचाई जा सकती है. तो दिस सीपीआर ट्रेनिंग शुड बी एसेंशियल फॉर ऑल सिटीजन्स. से क्या होता है, वो चेस्ट पे हल्का सा पुश करते हैं और पैर भी ऊपर रखा जाता है, क्या एक बेसिक हल्का सा है? नहीं, उसका तो कुछ फुल प्रोसेस ट्रेनिंग होता है. फुल हाँ. ट्रेनिंग है. Okay. हल्का सा प्रेस करने से कुछ नहीं होगा. यू हैव टू एक न्यूज में मैंने देखा था कि कोई एयरपोर्ट में कोई फैमिली कपल थे, उसके हस्बैंड को हो गया था, तो किसी को आता था सीपीआर, उसने उसको देने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई. और फिर वो लेडी ने तो पूरा मेरा बैचमेट है कंप्लेन कर दिया कि अवेयरनेस नहीं है कि सीपीआर नाम का क्या होता है. उसने कहा कि उसका गला दबा दिया. इस टाइप का भी न्यूज में आया था. तो ये अवेयरनेस है नहीं लोगों में, लेकिन दैट पर्सन न्यू कि सीपीआर, लेकिन मे बी क्या था. Right. All CPRs will not result in survival of the patient. Yes. But CPR can help many patients survive. Who will not otherwise survive. Okay. So CPR training should be essential for everybody. Also, if people are aware of CPR and have CPR training, then this kind of blaming will not be done. अब उसने अच्छा करने की कोशिश की और वो कह रहा है कि ऐसा डॉक्टर्स के साथ भी होता है. सर आप लोग कुछ कर रहे हैं सीपीआर की ट्रेनिंग, अगर जैसे कोई पेशेंट्स आते हैं तो आप ट्रेन करते हैं, कैसे क्या होता है? अब तो ये ट्रेनिंग, पहले तो डॉक्टर्स को भी नहीं थी, अब तो ये ट्रेनिंग एसेंशियल हो गया है. डॉक्टर्स के लिए भी, नर्सेज के लिए भी. और इस बार हमने जो लास्ट ईयर कॉन्फ्रेंस किया था उसमें हमने पुलिस पर्सनल को सीपीआर की ट्रेनिंग दी थी. Okay. तो इस तरह की ट्रेनिंग ग्रेजुअली, फॉर एग्जांपल इन सिंगापुर, इवन 10 years ago, all the citizens of Singapore, they are trained in CPR. So the same should be happening in India, and I think will happen. ओके सर. सर ये क्लॉट बस्टर इंजेक्शन भी होता है क्या, कि अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो फर्स्ट हैंड जो होता है प्रोटोकॉल शायद वही होता है, तो जाके क्या हॉस्पिटल में गए और हम बता सकते हैं कि आप इनको क्लॉट बस्टर इंजेक्शन दे दिए? टू मेनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन यूट्यूब दीज डेज. So what is this? Attack is of two types. Okay, ST elevation MI and non-ST elevation MI. ST elevation. ST elevation MI and non-ST elevation MI. Okay. So ST, इसी में जो एक ST सेगमेंट होता है वो एलिवेटेड है हार्ट अटैक में, तो हम कहते हैं ST elevation MI है. Okay. तो ST elevation MI में दो ऑप्शंस होते हैं. इन एडिशन टू डिस्प्रिन एंड क्लोपिडोग्रिल और टिकाग्रिलॉल,
तो बाकी जो मेडिसिन दे रहे हैं, उसके अलावा ये हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक सो कॉल्ड क्लॉट बस्टर्स इंजेक्शंस, जिसको हम थ्रोम्बोलाइटिक्स या फिब्रोलाइटिक्स कहते हैं, और दूसरा प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। तो अगर अवेलेबल हो फैसिलिटी की प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की और हार्ट अटैक के लेके कोई पेशेंट ऐसे अस्पताल में पहुंचा जहां प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी है और प्राइमरी एंजियोप्लास्टी किया जा सकता है विद इन 1 आवर, तो इट इज बेटर टू गो फॉर प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। ओके। बट फॉर एग्जांपल कोडरमा में किसी को हार्ट अटैक हुआ, एसटी एलिवेशन एमआई, वहां एंजियोप्लास्टी की सुविधा नहीं है, तो इट इज बेटर टू गिव सो कॉल्ड क्लॉट बस्टर और फिब्रोलाइटिक्स। Are these available in every hospital? Yes. Fibrinolytics are available in all the district towns. Okay, sir. So ये बताइए कि माइक्रोप्लास्टिक्स भी सुना जाता है कि वो भी नैनोप्लास्टिक्स जो होते हैं, तो ये भी आर्टरीज को ब्लॉक करते हैं, राइट? तो ये कैसे होता है? हाउ? ये स्टडीज में देखा गया है कि जो ब्लॉकेजेस हैं, फॉर एग्जांपल कैरोटिड आर्टरीज में, जब उनका स्टडी किया गया तो देखा गया इनमें नैनोप्लास्टिक्स के पार्टिकल्स हैं, और ये नैनोप्लास्टिक हमारे खाने पीने, हम मान लीजिए प्लास्टिक के डिब्बे में, प्लास्टिक में रेस्टोरेंट से खाना पैक कराते हैं और प्लास्टिक में फिर उसको निकाल के थाली में या उसी में हम खा लेते हैं, रीहीट भी करते हैं। तो या हम पानी का बोतल है, वो प्लास्टिक का बोतल है, वो प्लास्टिक डिजोल्व हो जाता है पानी में और हमारे बॉडी में जाता है, और फिर ये ब्लड के माध्यम से फिर अलग अलग जाके और जो खून की नलियां में उनमें ये ब्लॉकेजेस का पार्ट बन जाता है, और ये प्री डिस्पोज करता है, ये जहां पहुंचता है वहां ये ब्लॉकेजेस को अग्रेवेट कर देता है, बढ़ा देता है। तो दैट इज लाइक इंडिया में ज्यादा ये प्रॉब्लम है कि ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड तो है, ऑल ओवर प्लास्टिक यूज करने में एकदम अब अवेयरनेस आ रहा है और पीपल आर अवॉइडिंग यूजिंग प्लास्टिक, सो नेचुरली ये जो अवेयरनेस आया है ये यूरोप और यूएस में पहले आया और हमारे यहाँ भी अवेयरनेस आ रहा है। सर, एज ए कार्डियोलॉजिस्ट आप क्या प्रोटोकॉल अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए फॉलो करते हैं कि हेल्दी हार्ट रहे? फॉलो क्या करना चाहिए, है ना, ये बहुत पुरानी कहावत है कि पंडित जो करता है वो मत करो, जो कहता है वो करो। राइट। सो करना क्या चाहिए? You should indulge in physical activity for at least 30 minutes, preferably 60 minutes. Okay. At least 6 out of 7 days, preferably all 7 days. Okay. You should have a lot of fresh fruits, fresh green vegetables, seasonal. Okay. For example, 4 to 5 servings of fresh fruits, fresh green vegetables every day. You should have, for example, 60 grams of almond and walnut. If my family member is non-vegetarian, I'll advise he or she can take seafood or fish, even the pond fish or river fish. 7 से 9 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, और पीरियोडिक चेकअप। अगर बच्चा है तब तो चलिए साल में एक बार, नहीं बड़ा है एडल्ट है तो साल में एक बार उसको अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है, इसी चेक करना है। और अगर ब्लड प्रेशर या और कोई भी ऐसी चीज़ है, ब्लड प्रेशर है या शुगर बॉर्डर लेवल पे है या कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लेवल पे है, तो दीज चेकअप्स कैन बी मोर फ्रीक्वेंट, फॉर एग्जांपल एवरी 3 months और 6 months। Okay. 30 प्लस का है तो एक TMT भी इज ऑन ऑर्डर, TMT भी कराना चाहिए। कोई भी लक्षण आता है तो उसको इग्नोर ना करें, बुरी आदतें ना ले, जैसे डीप फ्राइड फूड, प्रिजर्व फूड अवॉइड करना है, और स्मोकिंग तो कतई नहीं। ओके सर। अल्कोहल इज बेस्ट अवॉइडेड। अल्कोहल मस्ट बी अवॉइडेड, मतलब 40 के बाद 30 प्लस होने के बाद आप एक रेगुलर साल में एक बार अपना चेकअप, फुल बॉडी चेकअप कराएं। 30 प्लस में डेफिनेटली। ओके सर, साल में एक बार। थैंक यू। सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच सर, और बहुत कुछ जानने के लिए मिला, और नेक्स्ट टाइम आप फिर हमें थोड़ा टाइम देंगे, आगे हम और बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच। हैप्पी दशहरा, विजयदशमी। थैंक यू। So that was the end of the conversation, ladies and gentlemen, and I hope you have enjoyed and learnt a lot from this. मैंने बहुत कुछ सीखा, एंड आपको और किस किस टॉपिक पे नॉलेज चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, प्लीज़ कमेंट्स में लिखें। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, और आपको हमारा ये प्रयास पसंद अगर आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।